हेलो दोस्तों, आप सभी का द लॉजिकल इंडियन यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट पंकज कुमार त्रिपाठी, लखनऊ से। दोस्तों, आजमगढ़ जिले के अतरौलिया थाना अंतर्गत इटौरी खासपुर गांव में एक बहुत ही शर्मनाक, भयानक, डरावनी और सबकी सुरक्षा की पोल खोलने वाली घटना घटी है। हुआ यह है कि हाँ, यह जो आप दृश्य देख रहे हैं यह एक चैनल की वीडियो का है। मैं इस चैनल का नाम भी आपको दिखा दूं जिससे कि इनको क्रेडिट मिले कि इन्होंने इतनी अच्छी रिपोर्टिंग की है। इनके चैनल का नाम है डीसी न्यूज भारत और 19 घंटे पहले यह वीडियो अपलोड हुई है जिसको 3 लाख से अधिक लोग देख चुके हैं। हेडिंग के मुताबिक ब्राह्मण परिवार की बेटी को उठाकर ले गए दबंग, रोते बिलखते मां बाप। इस वीडियो को आप देख करके सारा दर्द और घटनाक्रम जान सकते हैं। मैंने जब इस वीडियो को देखा तो इस वीडियो में जो ये रामलौट तिवारी अपना दर्द बयां कर रहे हैं इनके मुताबिक, और फिर मैंने थाने पर भी बात किया, अतरौलिया थाना के थाना अध्यक्ष से मैंने बात की है। उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की है कि हाँ, 22 जनवरी को इनकी बेटी जब वो स्कूल से एग्जाम देकर लौट रही थी को कुछ दबंग गाड़ी में भरकर लेकर भाग गए हैं। मैंने उनसे पूछा है कि क्या कुछ खबर पता चली है, अपराधी कहीं पकड़े गए? तो उन्होंने कहा कि नहीं, अभी कोई अपराधी नहीं पकड़े गए हैं और उस बिटिया का भी कोई सुराग नहीं मिला है। सोचिए दोस्तों, 22 जनवरी की घटना है और आज 12 फरवरी हो गई, 20 दिन हो गया, कोई खबर नहीं है। एक तरफ सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन सरकार जब कहती है बेटी बचाओ तो वास्तव में जो उस नारे का अर्थ है वो यही है कि गर्भ में जो कन्या भ्रूण की हत्या लोग करते हैं उसकी हत्या मत करो, उसको बचाओ और फिर उसको पढ़ाओ ताकि वह देश में अपना योगदान कर सके। यानी बेटी पैदा हो, अपना जीवन जिए और देश की तरक्की में अपना योगदान करे। लेकिन जब बेटी को माता पिता ने बचा लिया और वो पैदा हो गई तो उसके बाद क्या माता पिता ही सामाजिक तौर पर उसकी रखवाली करें? ऐसा भी कह रही है सरकार। आखिर कौन है जो इतना सामर्थ्यवान है कि अपनी बेटी की रखवाली घर के अंदर से लगाए, सड़क पर, स्कूल में, बाजार में, चौराहे पर और जहां वह काम करेगी, जिस बस गाड़ी से ट्रेन से आएगी जाएगी, हर जगह वह बचाने का कार्य कर सके? जाहिर सी बात है कि यही कार्य सरकार का है। यानी सरकार ने जो नारा दिया कि बेटी बचाओ वह तो इन दंपति ने कर दिया, बचाया तो पैदा हुई, और बेटी पढ़ाओ वह कार्य कर ही रहे थे। लेकिन सरकार की जो जिम्मेदारी है बेटियों को सुरक्षा देने की, सबको सुरक्षा देने की, अगर वह सुरक्षा प्रॉपर तरीके से नहीं दी जा रही है तो फिर उसके लिए जिम्मेदार कौन है? दोस्तों, जिस तरह से यह घटना घटी है यह कई कारणों पर पड़ताल करने को मजबूर कर रही है। सबसे पहली बात कि अभी तक यह माना जा रहा था कि ब्राह्मण परिवार तुलनात्मक रूप से सुरक्षित है। क्यों सुरक्षित है? क्योंकि उसके प्रति एक संस्कार और आस्था अन्य लोगों के मन में बनी हुई थी। लेकिन इसको किसने तोड़ा है? इसको इसी 10 साल के भीतर, 5 साल के भीतर सड़क पर ब्राह्मणों के खिलाफ जो नारे लगवाए गए हैं, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि किसी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि लगवाए गए हैं। तो वे जो ब्राह्मण विरोधी नारे लगे हैं जिसमें गोस्वामी तुलसीदास तक को उनके टाइटल दूबे जोड़ करके उनको गालियां बकी गई हैं, जिनमें सारे धर्म ग्रंथों को लिखने के आधार पर ब्राह्मणों को गालियां बकी गई हैं, तो जाति निर्माण का दोष आरोपित करते हुए भी ब्राह्मणों को लांछित किया गया है। यह सब कुछ इसलिए हुआ है क्योंकि ब्राह्मण इस समय भाजपा का पक्का समर्थक है और जब अन्य दलों के लोग भाजपा को नहीं हरा पाए हैं तो उन्होंने ब्राह्मणों पर अन्य जातियों से हमला करवाया है। लेकिन इसमें तो सरकार को आकर सुरक्षा देना चाहिए। फिर सरकार क्यों नहीं सुरक्षा दी? मैं बात आजमगढ़ की इस घटना तक की ही नहीं कर रहा हूं, बल्कि दिल्ली तक में जो नारे लग रहे हैं, जो मध्य प्रदेश में एक आईएएस पद पर बैठा एक दलित अधिकारी गंदी बात बोल रहा है, उन सबको बीच में ला रहा हूं। यह सब क्यों हो रहा है और क्यों हो पा रहा है? क्यों कुछ कार्रवाई नहीं हो रही है? इसका कारण यह है कि जो भाजपा की हिंदूवादी सरकार है वह हिंदुओं के भीतर के मसले पर कभी ध्यान नहीं दे सकती, आपस के झगड़ों पर, और जो अन्य विपक्षी दल हैं
वो जातिवाद की राजनीति करते हैं, तो वे भाजपा पर जब हमलावर हुए तो नहीं टिक पा रहे थे, इसलिए उन्होंने ब्राह्मणों पर हमला कर दिया है, सवर्णों पर हमला कर दिया है। तो जब ब्राह्मण या सवर्ण पर हमला कर रहे हैं तो भाजपा उनके बचाव में आ नहीं सकती, क्योंकि भाजपा को सबको लेकर चलना है। और जब ऐसा होगा तो ब्राह्मण बनाम अन्य, सवर्ण बनाम अन्य होगा, तो धर्म की जगह राजनीति जाति पर चली जाएगी। लेकिन इसमें अफसोस कि यूजीसी का जो नियम आया है और दलित आईएएस संतोष वर्मा ने जिस तरह से गंदा बयान दिया और फिर भी उसको बचाया गया है, यूजीसी के नियम सरकार के जरिए ही बनकर आए हैं जो भेदभावपूर्ण है सवर्णों के लिए। तो इनसे एक बात साफ दिख जा रही है कि विपक्ष जो राजनीतिक मुद्दा अपने लिए तैयार कर रहा था, भाजपा का शीर्ष नेतृत्व भी उसी को अपना मुद्दा बनाने को तैयार दिख रहा है। अब इसमें होगा क्या? इसमें सवर्ण और खासकर ब्राह्मण टारगेट पर आएंगे, इसको कोई रोक नहीं सकता। और इसको रोक नहीं सकता, सामाजिक तौर की बात कर रहा हूं, राजनीतिक तौर की बात कर रहा हूं, प्रशासनिक नहीं। प्रशासन में तो उनको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, सरकार को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि इनको सबको सुरक्षा देनी ही होगी। लेकिन ये जो माहौल बन रहा है, इसके पीछे का मैं कारण बता रहा हूं कि जब एक आईएएस सरेआम कहता है कि अपनी बेटी भेजो, मेरे बेटे से संबंध बनवाओ, और दूसरी तरफ मंच लगाकर कहा जा रहा है कि ब्राह्मणों विदेश भागो, यूरेशिया जाओ, तो दो तरह की घटनाएं देखने को मिल रही हैं। एक तो जमीनों पर कब्जा और दूसरा बेटियों पर कब्जा। देश से भागो, जमीन छोड़ दो, और बेटियों पर कब्जा करो क्योंकि जाति बदलनी है। तो दोस्तों, ये जो जहरीला वातावरण बना है, उसका शिकार ब्राह्मण हो रहा है, उसका शिकार सवर्ण हो रहा है। सवर्णों में भी ब्राह्मण अधिक हो रहा है, इस नाते में ब्राह्मण को अलग कहकर बोल रहा हूं। तो इस घटना का कारण वह अपराधी तो है ही जिसने इसको अपराध दिया, इस घटना को, लेकिन इस घटना को उकसाने के दोषी वे सारे लोग हैं जो जातीय नफरत भड़का रहे हैं, और इस घटना को बढ़ाने के दोषी वे सरकारें भी हैं जो इस तरह की नफरतकारी बातों को रोक नहीं रही हैं, फैलने दे रही हैं, जिनकी जिम्मेदारी थी कि सत्ता में बैठकर वे नफरत को रोकें। लेकिन क्यों रोकेंगे? वे तो खुद ही नफरत की वजह से आए हैं, धार्मिक नफरत फैलाकर आए हैं। दूसरे लोगों ने जातीय नफरत को अपना औजार बनाने का तय कर लिया है। तो ऐसे में सवर्णों और ब्राह्मणों पर इस तरह के हमले देखने को मिल रहे हैं। अब रह गई बात इस घटनाक्रम की, तो आप बताइए दोस्तों कि किसी के भी घर में अगर बेटी है, गांव में उसके घर में है, वह अपराधी पहले घर में घुसता है। एक दिन वह बेटी, यहां पे जो दीवार दिख रही है, इसी में इनका एक शौचालय बना है, शौच करने जाती है, तो वह आकर के दरवाजा तोड़ देता है, फाइबर का दरवाजा उसको तोड़ देता है। बेटी जब चिल्लाती है अंदर से, तो उसकी मां दौड़ती है, तो इनको मुंह पे एक ठूसा मारकर भाग जाता है। ये लोग पुलिस के पास जाते हैं, कोई गिरफ्तारी नहीं, कोई एक्शन नहीं होता है। और फिर उसके हफ्ते भर बाद वो अपहरण हो जाता है। अपहरण हो जाने से आज 20 दिन तक वो बेटी बरामद नहीं है। आप सोचिए कि ये कितनी बड़ी दहशत है। तो अभी तक तो मैं इसके कारणों पर चर्चा किया कि किन किन कारणों से घटना बढ़ी है। अब इसके प्रभाव पर चर्चा करूंगा कि जहां भारत में नारा लगाया जा रहा है बेटी बचाने का, यानी कन्या भ्रूण हत्या को रोकने का प्रयास किया जा रहा है, वहीं इस तरह की घटनाओं से लोग कन्या भ्रूण हत्या करने के लिए मजबूर होंगे। पहले भी जब हमारे देश में बेटियों की सुरक्षा नहीं होती थी, तो लोग बच्ची पैदा होने पर उसके मुंह में बालू भरकर उसको दूध में डुबाकर मार देते थे। अंग्रेजों के समय पर यह कुरीति बहुत ज्यादा थी, लेकिन यह कुरीति नहीं थी, बेटियों को बचाने का उपाय नहीं था लोगों के पास, क्योंकि सुरक्षा नहीं हो पाती थी बाहर। आप राम प्रसाद बिस्मिल की जीवनी पढ़िए, उनकी एक बहन जो जीवित है, जिसका प्रयोग उन्होंने एक जगह बंदूक ले जाने के लिए किया था, उनके जंघे में उन्होंने बंदूक बांधी थी और ऊपर से बहन साड़ी पहनी है ताकि कोई चेक न करे और बंदूक लेकर कहीं एक जगह से दूसरी जगह जा सके। तो बहन का जब वो पैर दर्द करने लगता है सीधे सीधे, तो बहन कहती है कि भैया तुमने मुझे, जब मुझे मारा जा रहा था तुमने बचा लिया, आज मैं तुम्हारा वो कर्ज अदा कर रही हूं। यह राम प्रसाद बिस्मिल की बहन का वाक्य है जो उनके जीवनी में लिखा हुआ है। तो दोस्तों, क्या हम उस गुलामी वाले काल में पहुंच रहे हैं? एक समाज असुरक्षित था, कमजोर था, उसके प्रति संवेदना बढ़ाई गई है। मैं किसी और समाज की बेटी से ब्राह्मण बेटी के साथ हुए इस अपराध की तुलना नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप सबको यह सारी घटनाएं दिखेंगी कि जिस तरह की उपेक्षा
और जिस तरह की उदासीनता दिख रही है इतने बड़े अपराध पर, अतरौलिया के विधानसभा सदस्य यानी विधायक हैं समाजवादी पार्टी के बड़े नेता संग्राम सिंह यादव, क्या उनके तक यह वीडियो नहीं गई है? वहां के जो सांसद हैं उस इलाके के, क्या उनके तक यह वीडियो नहीं गई है? क्या प्रदेश सरकार तक यह वीडियो नहीं जा रही है? यह कौन सा न्याय हो रहा है? मैं कह रहा हूं कि अपराध कहीं भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन जो उदासीनता दिख रही है वह डरावनी है। कुछ पार्टियां तो ऐसी हैं जैसे कांग्रेस हो गई, एएसपी हो गई, असपा, या आम आदमी पार्टी हो गई, या तो तभी वहां जाएंगे जब किसी दलित लड़की के साथ कोई दुर्घटना घटी हो, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है, किसी के भी साथ नहीं घटनी चाहिए। लेकिन पार्टियों के मैनिफेस्टो के अनुसार वो तय है कि किस जात का व्यक्ति पीड़ित होगा तब इनको क्या करना है। लेकिन यहां क्योंकि ब्राह्मण बेटी शिकार हुई है, एक ब्राह्मण परिवार परेशान हुआ है, इसलिए यह किसी के चिंता के कारण में दिखाई नहीं दे रहा है। हां, मैंने थाने पर बात की है, पुलिस बहुत सक्रिय है, लेकिन पुलिस अगर सक्रिय होती तो जब वो पहले दिन घर में घुसा था उसके बाद ही एक्शन ले लेती। तो पुलिस से जो मैंने बात की उनकी बात से लगा कि वो सक्रिय है, कार्य से नहीं लग रहा है। कार्य से तो यही लग रहा है कि पुलिस स्टाफ इतना कम है कि इतनी बड़ी घटनाओं को भी वो गंभीरता से नहीं ले रहा है, इतनी बड़ी घटनाओं को भी। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश राज्य के आजमगढ़ जिला अंतर्गत अतरौलिया थाने की क्षेत्र सीमा में आने वाले इस गांव में जो ये घटना घटी है इटौरी खासपुर में, वह अत्यंत स्तब्ध करने वाली, डराने वाली और आगे के भयावह भविष्य का सूचक है। क्योंकि जिस तरह से इस तरह की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं वह यह दर्शा रही हैं कि यह मामूली अपराध नहीं है, बल्कि यह एक सामाजिक बदले की भावना से किए जा रहे अपराध हैं, कुकृत्य हैं। यदि एक बार कोई भी समाज अन्य समाज के लिए घृणा और बदले का पात्र बन जाता है तो फिर उसको फिर मुख्य धारा में लाना, उसे स्थापित करना बहुत कठिन हो जाता है। और इस समय सवर्णों और उसमें भी खासकर ब्राह्मणों की स्थिति दोयम दर्जे की बनती जा रही है, ऐसा दिखाई दे रहा है। एक बार पुनः मैं इस वीडियो बनाने वाले बंधु को धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने अपने डीसी न्यूज भारत पर इस समाचार को, इस खबर को प्रकाशित किया है। एक आजमगढ़ न्यूज करके भी चैनल है, उन्होंने भी यह खबर चलाई है। तो ऐसे पत्रकारों को मैं सैल्यूट करता हूं कि वो जाकर के वहां ऐसी पत्रकारिता किए हैं। लेकिन दोस्तों, सरकार को जो कार्य जिस स्तर से करना चाहिए वह उस स्तर से होता नहीं दिखाई दे रहा है। बड़ी पीड़ा के साथ कहना पड़ रहा है कि इतनी बड़ी घटना पर कहीं कोई अखबारों में रिपोर्टिंग तक नहीं है। इस वीडियो में इतना ही। कमेंट के जरिए अपना विचार जरूर साझा करिएगा और अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं स्वयं इस पीड़ित परिवार के पास जाऊंगा। अपनी ओर से मुझे जो इनको दिलासा देना संभव होगा या कानूनी कार्रवाई में एक अधिवक्ता के नाते जो मदद करना संभव होगा मैं करूंगा। वैसे तो यह पीड़ित परिवार है, इनका केस पुलिस को लड़ना है यानी सरकार को लड़ना है। इसमें वकीलों के लिए प्राइवेट तौर पर कुछ करने के लिए बहुत कुछ नहीं होता है, लेकिन फिर भी जहां कहीं भी इनके दर्द के लिए आवाज उठानी पड़ेगी, मैं अधिवक्ता पंकज कुमार त्रिपाठी इनका साथ देने को तत्पर हूं, तैयार हूं। आप में से जो लोग भी मेरे साथ जुड़ना चाहें वे जुड़ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब न क्यों सब्सक्राइब करिएगा। जय संविधान।